हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम का पहला प्रैक्टिस सेट है। बीपीएसएससी द्वारा 2018 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न को देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन जो संबंधित रहेगा गणित, रीजनिंग, साइंस, जीके से। इस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल 100 क्वेश्चन है और आपके लिए जो टारगेट है 75 प्लस की, आप पूरा प्रैक्टिस सेट को दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थापना वस्तु का उदाहरण है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है। कुछ क्वेश्चन में आपको अधिक समय लगेगा तो वीडियो को रोक करके आपको अधिकतम 15 सेकंड का समय लेना है जीके के क्वेश्चन में, और मैथ रीजनिंग का आगे क्वेश्चन है तो उसमें 1 मिनट का आपको समय लेना है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से स्थापनन वस्तु का उदाहरण है। स्थापनन वस्तु से संबंधित एक बार बिहार एक्साइज जैसे में क्वेश्चन पूछा गया है। यह अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। स्थापनन वस्तु जो कहा जाता है उसके स्थान पर आप दूसरा वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दायां जूता बायां जूता। दायां जूता के स्थान पर बायां जूता का प्रयोग नहीं कर सकते, दोनों पैर के लिए अलग अलग जूता होता है। सोना के स्थान पर पानी का भी प्रयोग नहीं कर सकते। चाय के स्थान पर कॉफ़ी तो बिल्कुल कर सकते। चाय एवं कॉफ़ी दोनों जो है पेय पदार्थ है। चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है लोहा और मिट्टी, तो लोहा के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बिहार एक्साइज जैसे में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो सही आंसर था पेन एवं स्याही, यह ऑप्शन में दिया हुआ था। और कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो गया चीनी और गुड़। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, पेप्सी के स्थान पर कोका कोला। यह सभी जो है स्थापनन वस्तु का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। सभी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करना है आपको क्या आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अगर आप इसका जवाब 8 दिए हैं तो आपका जवाब गलत है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों के साथ लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य वृक्ष है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार मेंस एग्जाम में जो पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। बिहार का जो राज्य के वृक्ष है पीपल है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। सही आंसर हो जाएगा पीपल। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था गांधी जी, महात्मा गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर जी के बीच, यह जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सही आंसर जो हो जाएगा 1932। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य जो है कोरडेटा संघ का प्राणी है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी सही हो जाएगा। इसके बाद है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, यह भी सही दिया हुआ है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, यह भी सही दिया हुआ है। इसके बाद है चौथा ऑप्शन में न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया जो है एक समाचार पत्र था और इसका जो हो जाएगा एनी बेसेंट। इसमें जो दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, यह गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक और आपको बुक का नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है दादा भाई नौरोजी जी का। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
सिंधु घाटी से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आपको राज्य का नाम भी याद रखना है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में, जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है। बनावली जो है हरियाणा में है, और यहाँ से बनावली से जो प्राप्त हुआ हल का साक्ष्य। इसके बाद दिया हुआ है लोथल, तो लोथल जो है गुजरात में है, यह एक बंदरगाह था। रोपड़ जो है पंजाब में है। सभी पॉइंट याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। नीति आयोग की जो स्थापना किया गया है योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अब यहाँ पर पूछा गया नीति आयोग का स्थापना कब किया गया है, तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल जो होता है धान के फसल के समय, ज्वार बाजरा मक्का तीनों जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। चना जो है गेहूं के फसल के समय होता है, और यह रबी फसल है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चना रबी फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था। भारत में अब तक टोटल जो आपातकाल लागू हुआ है 3 बार। सबसे पहले जो लागू हुआ है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, इसके बाद तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार आपातकाल 1962 इसका आंसर हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना है कि आंतरिक अशांति के कारण से केवल एक बार 1975 में आपातकाल लागू किया गया है। तो टोटल 3 बार लागू हुआ है, और सबसे पहले जो लागू हुआ है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। इस डिस्कशन को पूरा आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यह सही दिया हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन, यह भी सही है। मार्लो मिंटो सुधार 1909 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। मार्लो मिंटो सुधार 1909 जो संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। यहाँ पर जो दिया हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यह जो संबंधित है 1892 से। भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो वर्णन है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था 1892 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का हो जाएगा 1892। इसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 प्रांतों में द्वैध शासन, यह भी सही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। मार्लो मिंटो सुधार 1909 जो संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। सभी चारों पॉइंट को याद रख लीजिए। बिहार दरोगा का अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। अब अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, और इसे जो अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और तिरंगा को जो अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। तीनों डेट के साथ आप याद रख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो था BN राव, और इसका पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो विधान परिषद है 6 राज्यों में। राज्य का नाम भी याद रख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन अब नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो विधान परिषद खत्म हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में
उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। अब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 331 में। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 331। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में जो राज्यों की संख्या है 28 राज्य है। सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो टोटल है 8 है। 2020 में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अब दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की जो राजधानी है दमन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है और राज्यों की संख्या टोटल 28 है। तो इसमें राज्य पूछा गया है तो 28 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है, सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है विपक्ष द्वारा और यह जो लाया जाता है लोकसभा में। सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो यह सही दिया हुआ है। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसके बाद दिया हुआ है उसे भारत के समस्त न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, तो यह भी सही है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, तो यह भी सही दिया हुआ है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह गलत दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया है और भाग 4 का क में इसे रखा गया। अनुच्छेद का नाम याद रख लेना है, अनुच्छेद 51 का क, 51 का ए में इसे ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या 11 है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाग 4 का क। भाग 4 में जो वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन है, कालिंजर पर 1530 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? कालिंजर पर 1530 ईस्वी में जो आक्रमण किया था हुमायूं ने। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कबीर किसके समकालीन था। तो कबीर जो समकालीन था सिकंदर लोदी। सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समकालीन जो था तुलसीदास। दोनों याद रख लीजिएगा, अकबर के समकालीन जो था तुलसीदास और कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, सायद वंश का संस्थापक कौन था? सायद वंश का जो संस्थापक था खिरिज खां। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, खिरिज खां। और खिरिज खां के पुत्र का नाम था मुबारक शाह।
अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी, यह सही है। इसके बाद है दशमलव प्रणाली का वर्णन आर्यभट्ट, यह भी सही है। ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त, यह भी सही दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सक। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वराह मिहिर नहीं है। वराह मिहिर खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो था सुश्रत था। डी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें सही नहीं दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? मौर्य वंश से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा सीरियल से याद रख लीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रदेष्टा किसे कहा जाता था? मौर्य काल में प्रदेष्टा जो कहा जाता था फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। कर निर्धारण के सर्वोच्च अधिकारी को जो कहा जाता था समहर्ता। इसके बाद है न्यायाधीश। न्यायाधीश को जो कहा जाता था व्यवहारिका, और पुलिस अधिकारी को कहा जाता था रज्जु। एक बार एग्जाम में यहाँ से कर निर्धारण के सर्वोच्च अधिकारी समहर्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रदेष्टा जो कहा जाता था मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे? बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2019 को 5वें तीर्थकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता था प्रथम तीर्थकार और अंतिम का 23वें 24वें तीर्थकार से संबंधित पूछा जाता था। लेकिन इस बार 5वें नंबर का पूछा गया है, तब आपको शुरू से लेकर 5 तक याद रखना है और लास्ट का 23-24वां। चलिए शुरू से याद रख लीजिएगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, दूसरे तीर्थकार थे अजीतनाथ, और तीसरे तीर्थकार थे संभवनाथ, चौथे तीर्थकार थे अभिनंदन, 5वें तीर्थकार थे सुमितनाथ, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थकार जो था महावीर स्वामी 24वां। इस क्वेश्चन में पूछा गया दूसरे तीर्थकार कौन थे? दूसरे तीर्थकार हो जाएगा अजीतनाथ, सही आंसर हो जाएगा। सुमितनाथ जो था 5वें तीर्थकार। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 का जो अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, और 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। महात्मा गांधी जी 1924 बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। बेलगांव जो है कर्नाटक राज्य में है। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, और यह जो बना था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, और सासाराम जो है बिहार में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का शिशु मृत्यु दर कितना है? अभी मई 2020 में लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, तो आप जो भी एग्जाम देने जाइएगा बिहार से संबंधित, वहाँ क्वेश्चन बिहार का शिशु मृत्यु दर से संबंधित पूछा जाता है। तो बिहार का शिशु मृत्यु दर जो है 32 है। 2018 का यह रिपोर्ट है। अभी मई 2020 में जो रिपोर्ट आया है 2018 का ही है। तो सीरियल से देख लीजिए। 2016 में जो बिहार का शिशु मृत्यु दर था 38, 2017 में 35, और 2018 में 32। तो 32 आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का जो शिशु मृत्यु दर है 32 ही है। बिहार का भी अब 32 हो गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 32। अब अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है।
2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.40% है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और टोटल जनसंख्या का जो है 8.6% है, यह भी याद रख लीजिएगा। कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या जो है 8.6% है। जनसंख्या में बिहार का जो स्थान है तीसरा है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार का नंबर है। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है मेघालय राज्य में, सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? इसमें से जो समुद्री बंदरगाह नहीं है रामेश्वरम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेश्वरम समुद्री बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लावा मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है? लावा मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टाने को जो कहा जाता है आग्नेय चट्टान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? IRDAI का जो मुख्यालय स्थित है हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागर धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन में जो दिया हुआ है कैनरी धारा, कैलिफोर्निया धारा, ओवासियो धारा, यह तीनों जो है शीत महासागरीय धारा है, लेकिन कुरोशियो धारा जो है गर्म महासागरीय जल धारा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शीत महासागरीय जल धारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाखुई वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? पाखुई वन जीव अभ्यारण्य जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई नामक कृषि उत्सव जो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो होती है अपसौर के दौरान, और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के बीच जो सबसे कम दूरी होता है 3 जनवरी को उपसौर के दौरान, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम दूरी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच 4 जुलाई को होता है। इन सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह जो नाम रखा गया है कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित डेगाना खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के नागौर जिला में डेगाना खान है, और यह जो प्रसिद्ध है टंगस्टन के उत्पादन के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ चिली तांबा, तो यह सही है। सेकेंड ऑप्शन में रूस बॉक्साइट, तो यह सही नहीं है, यह विकल्प सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नाकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? सभी ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है। सभी ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। IMF का जो प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कर भार तथा कर प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। यह ऑप्शन सही दिया हुआ है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वर्ष अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड जो जाना जाता है प्लास्टिक मनी से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का अर्थ यह हुआ कि प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड जिसका प्रयोग लेन देन के लिए आप कर सकते हैं। तो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, यह सभी प्लास्टिक मनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यह सही दिया हुआ है। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और पहला पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1951 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1951 से 56 सही दिया हुआ है। इसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1980 से लेकर 85 तक है। बी ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 सही दिया हुआ है। लास्ट जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक, बीच में ही 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो छठी पंचवर्षीय योजना का काल है 1980 से लेकर 85 तक और 1974 से लेकर 79 तक जो काल है 5वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम में से किस नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को जो कहा जाता था दिनार कहा जाता था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा के ठीक उत्तर है, यानी उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है। तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के ठीक उत्तर है। उड़ीसा राज्य जो है कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में है। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैंथेरा लियो जो है शेर का वैज्ञानिक नाम है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपालगंज। और सबसे कम जो लिंगानुपात में है मुंगेर जिला। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल और सबसे कम है हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीनों का मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय
मॉन्ट्रियल में है और मॉन्ट्रियल जो है कनाडा देश में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेनेवा में इसका मुख्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को जो जाना जाता है रंग भेद के विरुद्ध, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत मोटर का जो कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह जो होता है रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है NaCl का सांद्र घोल, सोडियम क्लोराइड का सांद्र घोल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NaCl का सांद्र घोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षक है? सर्वभक्षक यानी सर्वाहारी, सब कुछ खाता हो, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो। तो मनुष्य भी सर्वभक्षक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मनुष्य नहीं होगा। यहाँ पर जानवर पूछा गया है, तो खरगोश जो है शाकाहारी है, चूहा जो है सर्वभक्षक है, बाघ जो है मांसाहारी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चूहा, मनुष्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए जो कांच का प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पायरेक्स कांच। अगला क्वेश्चन है, जब एक पिंड की गति तिगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। जब पिंड की गति तिगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है नौगुनी हो जाएगी। सही आंसर होगा नौगुनी। अगर पिंड की गति दुगुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का नौगुनी। अगला क्वेश्चन, ऐसे पद्धति में बल का मात्रक है। बल का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है। सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है। ब्लड में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का जो नाम है इंसुलिन। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसमें से जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन कागज का जलना। कागज का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 के अप्रॉक्स। तो सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 6.2। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 और दूध का जो पीएच मान होता है 6.4। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6.2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? इस क्वेश्चन में रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, H2 + Cl2 2HCl। यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी में परिवर्तित होता है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो जब पानी बर्फ में बदलती है तो ऊष्मा निकलती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा गर्मी निकलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है?
किसी तार का जो प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर, इन सभी पर निर्भर करता है, लेकिन आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट का सूत्र है। क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है और क्रायोलाइट का जो सूत्र है Na3Al(F6), बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन सी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्वसन से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो कहा जाता है डायलिसिस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ मोलस्का के अंतर्गत नहीं है? संघ मोलास्का के जो अंतर्गत है ऑक्टोपस, कटल फिश, समुद्री नींबू, तीनों जो है मोलास्का के अंतर्गत है, लेकिन समुद्री खीरा जो है यह मोलास्का के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मिनी माता मरकरी, तो यह बिल्कुल सही है। मिनी माता रोग जो होता है मरकरी यानी पारा के जल में अधिकता के कारण से, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण से, आर्सेनिक नहीं होगा, ब्लैक फुट होता है आर्सेनिक के कारण से, इटाई इटाई होता है कैडमियम के कारण से। तो बी ऑप्शन इसका विकल्प यह सही नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण है नाइट्रेट है। इन सभी को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, और विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। इन सभी दिवस को याद रख लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू है। थोड़ा सा मैथ रीजनिंग के बारे में समझ लीजिए कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 में बिहार दरोगा को जो मेंस एग्जाम लिया गया था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और बिहार एक्सा जैसे कि मेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मैथ एवं रीजनिंग से मिनिमम 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन। अभी आप मानकर यही चलिए कि इस बार 2020 में मैथ एवं रीजनिंग से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स साइंस से रहेगा। इस तरह से 40 क्वेश्चन हो गया मैथ रीजनिंग साइंस से, बाकी 60 क्वेश्चन जीके से, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन बिहार से संबंधित भी पूछा जाएगा। तो बिहार से संबंधित जनगणना से संबंधित ही पूछा जाता है, जो कि प्रैक्टिस सेट में शामिल किए थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। अब ये चलिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूरा करें। एक सीरीज में दिया हुआ है, तो आगे क्या होगा आपको बताना है। तो आप वीडियो को रोक करके 1 मिनट का अधिकतम समय लीजिए, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न लागू हुआ है इस तरह से 7 और 13 के बीच में जो गैप है 6 का गैप है। इसके बाद देखिएगा आप 13 और 21 के बीच में 8 का गैप है। अब यहाँ पर 21 और 31 के बीच 10 का गैप है। 31 और 43 के बीच 12 का गैप है। 43 और 57 के बीच 14 का गैप है। अब 57 में आपको क्या करना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एक सीरीज में जोड़ा गया है। 7 में 6 जोड़िएगा 13 होता है, 13 में 8 जोड़िएगा 21, इस तरह से 6, 8, 10, 12, 14, 16। 14 के बाद 16 होगा तो 57 में अगर आप 16 जोड़िएगा तो 57, 10 हो गया 67 और 6 73। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 73 आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ घटाना है तो बताना है। यहाँ पर तो सिंपल सा जो लिखा हुआ यही आपको करना है। 87
बी 3, तो बी का क्या अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर भाग, तो भाग लिख देना है 87 भागा 3। सी का अर्थ है गुना, तो गुना 4 इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बोर्ड मास के नियम से आपको सॉल्व करना है, यानी भाग का क्रिया पहले होता है, फिर गुना का क्रिया, फिर जोड़ घटाओ, इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें। यहाँ पर एक सीरीज में आकृति दिया हुआ और ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर में कितना प्लस है, 5 है, इसके बाद 4 हुआ, फिर 3 हुआ, अब यहाँ पर कितना होगा, 2 प्लस होगा। तो ये देखना है कि किस ऑप्शन में 2 प्लस है। डी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, लेकिन सी में 3 प्लस है, तो सी होगा नहीं। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे में 1 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 3 स्टार है, इसके बाद 4 स्टार होगा। तो 4 स्टार कौन कौन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में। बी में नहीं दिया हुआ है, बी में 2 ही स्टार यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब बचता है ए और डी। ए और डी में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कलर किया गया ऊपर वाले पार्ट को, फिर यहाँ पर किया गया रोटेट करके, फिर यहाँ पर, अब कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा रोटेट, यानी यहाँ पर जो है रोटेट हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ पर तो कलर नहीं किया गया है, यहाँ पर नहीं है कलर, लेकिन ए ऑप्शन में यहाँ पर कलर किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरियल नंबर का मिस्टेक है। यह जो क्वेश्चन है इसको 84 ही समझिए, 85 आगे दिया हुआ है। यदि r बराबर 36 तो BIN बराबर 50, तो आप टेल को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। यहाँ पर r का मान 36 दिया हुआ है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में r का जो सीरियल नंबर है 18 है, तो 18 का दूना 36 लिया गया है। इसी तरह BIN को अगर आप ऐड करिएगा तो 25 होगा, तो 25 का दूना 50 लिया गया है। तो टेल का क्या होगा, तो टेल को अगर आप जोड़िएगा तो 38 आ जाएगा मान इसका। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार टी का मान 20 होता है, ए का मान ए इस तरह से जोड़ दीजिएगा, ई का मान 5 होता है। ठीक है, तो 38 हो गया, और 38 का डबल करना है, तो 38 का डबल होता है 76, यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर आपको चिन्ह को चेंज करना है, जिससे यहाँ पर 25 जो है बराबर मान 25 आ जाए। तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में गुना प्लस है, इस तरह से चेंज करके देखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप गुना को भाग से चेंज कर दीजिए, भाग को गुना। यहाँ पर जैसे देखिए 14 + 4 दिया हुआ है और भाग 5 है, तो इसको गुना कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद है -18 गुना 2। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा आप इसको, यहाँ पर भागा की जगह पर गुना और गुना की जगह पर भाग। तो 18 में 2 से भागा दे दीजिएगा 9, इसका मान आ गया 9। ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पर। 14 में 4 पहले गुना होगा, तो 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20, और 20 और 14 जोड़ दीजिएगा 34। तो 34 में से अगर आप 9 को घटाइएगा कितना आ जाएगा, 25, बराबर 25 हो गया प्रूफ। यही आंसर हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यहाँ पर दिया हुआ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, धातु लोहा पारा। चलिए इसको बनाइए आप पहले, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। धातु है लोहा और है पारा, पारा भी धातु है। ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा जो है धातु है, धातु यानी मेटल है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। साइंस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोहा भी धातु है, तो धातु एक बड़ा सा सर्किल बना धातु, और इसके अंदर क्या होगा, लोहा एक हो गया और एक हो गया पारा। तो कौन सा है हो रहा है डायग्राम, बी ऑप्शन हो रहा है, बी सही हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन है, रोग का संबंध मधुमेह से उसी प्रकार है जैसे वाहन का संबंध है, बताना है आपको। रोग के अंतर्गत मधुमेह है, तो वाहन के अंतर्गत क्या है, चेचिस, इसके बाद है चालक, ईंधन, कार। तो सी ऑप्शन सही होगा, कार जो है वाहन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है, एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। यानी विषम का पता लगाना है। 4 ऑप्शन में 3 एक समान है, बाकी एक अलग है। यहाँ पर जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन 171, यह जो है 3 से विभाजित है, बाकी सभी 3 से विभाजित नहीं है। 171 को आप 3 या 9 से विभाजित कर सकते हैं, बाकी सभी 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 - √3 है तो x³ - x⁻³ का मान होगा। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए आप।
यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर माइनस 3 का जो अर्थ हुआ यहाँ पर, एक्स का पावर माइनस 3 का जो अर्थ हुआ यहाँ पर 1/x का पावर 3। यहाँ पर जो एक्स का पावर माइनस 3, अगर इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो 1/बट्टा में आ जाएगा, 1/x का पावर 3। यानी अब आपको जो मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है। एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको 1/x का मान निकालना पड़ेगा। तो 1/x बराबर जो हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा यहाँ से। यह जो मान हो गया 1/x का। अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान चाहिए, तो इसके बाद आपको चाहिए x माइनस 1/x का। तो x माइनस 1/x का अगर आप मान निकालिएगा तो x माइनस 1/x का जो मान हो जाएगा -2√3। अब सूत्र की सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र यहाँ पर आपको लगाना है। तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का जो सूत्र हो जाएगा x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब यहाँ पर x माइनस 1/x का मान पता है -2√3 है, वैल्यू रख दीजिएगा, आसानी से इसका मान आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा -30√3। यह इसका आंसर हो गया। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन -30√3। अब अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का। यदि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, अगर कोण A बराबर 132 डिग्री तो कोण BOC का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये एक ABC त्रिभुज है। यहाँ पर सबसे ऊपर हो गया A, इसके बाद यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया C। इसमें कहा जा रहा है कोण B और कोण C का समद्विभाजक। तो कोण B और कोण C का समद्विभाजक इस तरह से हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, और यह हो गया O। अब आपको बताना है कोण BOC का मान कितना होगा। तो इस तरह का एक कंडीशन होता है, कोण BOC बराबर जो होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। कोण A का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 132 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोण A/2 की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से इसको आपको सॉल्व करना है। तो 90 डिग्री हो गया प्लस कोण A/2। तो कोण A का मान है 132 डिग्री, 132 का आधा कीजिएगा 66 होता है। 90 में 66 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 156 आ गया। यही इसका आंसर हो गया, 156 डिग्री। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 156 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है इस सूत्र की सहायता से x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बट्टा 100, इसकी सहायता से आपको सॉल्व करना है। x के जगह पर भी 22 मान रखना है और y के जगह पर भी 22 मान रखना है। पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो मान आ जाएगा 48.84%, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कोई संख्या जो यहाँ पर दिया हुआ है 3:4 में, तो 3x 4x यहाँ पर संख्या मान लेते हैं, 3x/4x यह हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं में 30 बढ़ाने पर, तो दोनों में 30 जोड़ देते हैं, 3x प्लस 30 बट्टा 4x प्लस 30। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि अनुपात 9/10 हो जाता है, अनुपात यानी बट्टा, तो 9/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान यहाँ से आपको निकालना है। इसके बाद संख्या प्राप्त करने के लिए 3x 4x संख्या है, तो 3 में जो भी x का मान आएगा उससे गुना कर देना है। तो यहाँ पर जो x का मान जो आएगा इस क्वेश्चन में 5 आएगा x का मान। संख्या जो हो जाएगी 15, 5 तिया 15 और 5 का 20, 15 और 20। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 15 में 20 को जोड़ दीजिएगा तो 35 होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस 154 बराबर 0 के मूल्य क्या होगा, यानी मान बताना है। इसमें आपको x का मान बताना है। तो सिंपल तरीका से जिस तरह से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं बना दीजिए। यहाँ पर गुणनखंड आपको करना है, तो 154 को फैक्टर कीजिएगा तो 14 और 11 होता है। और अगर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि 3x आ जाए, तो x² हो गया यहाँ पर, इसके बाद प्लस 14x माइनस 11x माइनस 154, यह सही फॉर्मेट में हो गया। अब इसको आप शॉर्ट कीजिएगा, तो कॉमन यहाँ पर लेना है x, इसके बाद हो जाएगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 एक मान यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो हो जाएगा इंटू में x माइनस 11।
अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान जो हो जाएगा -14 और दूसरा हो गया 11, यह देखना है। तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यह सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 133 और 112 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 133 और 112 का एचसीएफ आपको बताना है। तो 133 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो हो जाएगा 19 सत्ते 133। इसके बाद है 112, तो 112 का फैक्टर कीजिएगा तो 16 सत्ते 112 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में क्या है, 7 कॉमन है, तो यही 7 इसका एचसीएफ हो गया। सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन 7। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिजली के बिल में 27% छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, प्रारंभ में बिल का कितना था। यहाँ पर बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है, यानी 73% का मान है 1825। प्रारंभ में बिल का भुगतान कितना करना पड़ा है, तो 100% का मान आपको निकालना है यहाँ पर। तो 73 यूनिट मान लेते हैं, 73 यूनिट का मान हो गया 1825। इसके बाद आपको 100 का मान निकालना है, तो 100 का मान निकालिएगा तो 2500 आ जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 31 किस संख्या का 0.8% है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 31 किस संख्या का 0.8% है, तो संख्या मान लेते हैं x का 0.8% मीन्स जो होता है बट्टा में 100। तो x का 0.8%, यहाँ पर पॉइंट है, x का 0.8% बराबर है 31। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x का मान आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने पर जो x का मान आएगा 3875। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा 3875। अब अगला क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया है, भाड़े में हुई वृद्धि क्या है यदि मूल भाड़ा 675 रुपया है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए कैसे बनाना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, दो शहरों के बीच के बस का भाड़ा 9:11 में, यहाँ पर जो अर्थ हुआ 9:11 का, पहले जो भाड़ा था 9 के रेशियो में, अब हो गया 11, यानी 9 से 11 बढ़ गया है, यानी 2 यूनिट यहाँ पर बढ़ गया है। भाड़े में वृद्धि क्या है, यदि मूल भाड़ा 675 है, तो मूल भाड़ा है 9, बाद में हो गया है 11, तो 9 यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना है। 9 यूनिट का मान हो गया 675, तो 11 का कितना होगा यह निकालना है। यहाँ से सबसे पहले आप 1 का निकाल लीजिए, तो 9 यूनिट का मान हो गया 675, तो 1 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 75 होगा। 75 में 675 होता है, 1 हो गया, 1 यूनिट का मान 75 हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है भाड़े में हुई वृद्धि क्या है। पहले भाड़ा जो था 9 था, अब कितना हो गया 11, यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ है 2 का, तो 2 यूनिट का मान बताना है। तो 75 दूना 150 होता है, यही इसका आंसर हो गया 150। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में 150। सिंपल सा यहाँ पर समझना है, शुरू में जो दिया हुआ है मूल भाड़ा है, बाद में जो है बाद का भाड़ा है। यहाँ पर वृद्धि जो है 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का मान आपको निकाल देना है। अब अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, दर्पण जो रखा गया है यहाँ पर रखा गया है, और इस आकृति का आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देख लीजिए सभी ऑप्शन को, इसको जरूर ट्राई कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है कि जो लेफ्ट का चीज़ रहता है वो राइट में चला जाता है, और राइट का चीज़ लेफ्ट में आ जाता है। ऊपर का चीज़ ऊपर ही रहता है और नीचे का चीज़ नीचे ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो एरो है यह ऊपर की तरफ है, तो सभी ऊपर की तरफ ही होगा, तो सभी ऑप्शन ऊपर की तरफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो देखिएगा आप, ये लाइन दर्पण के तरफ है, तो इस प्रतिबिंब में भी दर्पण के तरफ ही होना चाहिए। इसमें दर्पण के तरफ दिया हुआ और किसी ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो एरो है इस तरह से, यह दर्पण के दूर भाग रहा है, तो इसमें भी यह दूर भाग रहा है दर्पण से। यहाँ पर अगर आप दर्पण को रख दीजिएगा तो यहाँ से मिलाना है आपको, यह दर्पण के तरफ हो गया और ये एरो जो है दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ फलन से संबंधित यह क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर 4x² + 5 हो तो f(x) और f - x में क्या संबंध होगा। समझ लीजिए इसको बनाते कैसे है। तो फंक्शन सिंपल सा होता है, यहाँ पर आपको यह समझना है, ये फॉर्मेट में यहाँ पर मान दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है 4x + 5। अब अगर आपसे यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है कि f2 का मान क्या होगा, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जहाँ भी x लिखा हो वहाँ पर आपको 2 रख देना है। तो यहाँ पर जैसे 4x² है तो 4 × 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा +5, इस तरह से मान आपको निकाल देना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, f(x) बराबर इतना दिया हुआ और f - x, यानी x की जगह पर आपको -x रखना है। तो अगर आप -x रखिएगा यहाँ पर, तो 4 × -x का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 5, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 5 आ गया मान। यहाँ पर आप देखिएगा कि एफ एक्स का मान भी 4x स्क्वायर प्लस 5 है और एफ माइनस एक्स का भी मान 4x स्क्वायर प्लस 5 ही आया है, तो यानी दोनों का मान बराबर ही होगा। तो देखना है कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में एफ माइनस एक्स बराबर, सॉरी सी ऑप्शन में दिया हुआ है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यह सही आंसर हो गया। 99 का जो होगा सी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग यानी अगर आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे 25 दिया हुआ है तो 25 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होता है, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप 12 को वर्गमूल निकालिएगा तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगा, 2√3 प्राप्त होगा, तो यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग 12 नहीं है। तो इसी तरह से सभी का आपको वर्गमूल निकालकर चेक करना है। तो 166 41 का जो वर्गमूल होगा 129 पूरा प्राप्त हो रहा है। 15 625 का जो होगा 125। इसके बाद है 1 2 3 2 1, 12321 का जो होगा 111। लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ एक पे कितना जीरो है, 5 जीरो। अगर यहीं 4 जीरो रहता तो क्या होता, यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 जीरो है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है इस तरह से, तो आप देखिएगा कि एक 10 बच जाता है, यानी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।